अंतरिक्ष एक ऐसा शब्द है जिसने अनेक संभावनाओं के साथ साथ अनेक जिज्ञासाओं को भी जन्म दिया है। और जब से मानव ने आधुनिक तकनीक में विकास किया है, इसकी रुचि अंतरिक्ष की ओर बढ़ती चली गई है। और ऐसी ही जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए मानव ने अंतरिक्ष में अनेक मिशन भेजे हैं। उन्हीं मिशन में से एक मिशन है जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, जिसका नाम है जूनो मिशन। यह मिशन हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के बारे में बहुत ही दिलचस्प और अभूतपूर्व खुलासे कर रहा है। चलिए जानते हैं क्या है जूनो मिशन और क्या क्या इसने खोजा है बृहस्पति ग्रह पर, और क्या ये खोजने वाला है, और क्या होने वाला है इस अंतरिक्ष मुसाफिर का अंतरिक्ष की इस दुनिया में। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 5 अगस्त 2011 को हमारे सौरमंडल के सबसे विशालकाय ग्रह जुपिटर का अध्ययन करने के लिए जूनो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। यह स्पेसक्राफ्ट कई आधुनिक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और कैमराज से लैस है, जिसका मुख्य मकसद जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड और इसके अद्भुत और विचित्र मून्स का करीबी से अध्ययन करना है। सबसे पहले जानते हैं जूनो मिशन ने जुपिटर पर क्या क्या खोजा है। जूनो स्पेसक्राफ्ट 2016 में जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ, जिसने अपनी खोज से इस ग्रह और इसके मून्स को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ऐसे में आज हम एक अनोखी यात्रा पर चलेंगे, जहां हम जूनो स्पेसक्राफ्ट की जर्नी और उसके द्वारा की गई खोजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह है। जुपिटर ग्रह एक गैस जाइंट है, यानी इस पर धरती नहीं है। इस पर सिर्फ गैसें हैं, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बना है। अभी तक किए गए अध्ययनों में वैज्ञानिकों को जुपिटर ग्रह का चक्कर लगा रहे करीब 79 मून्स का पता चला है, जो कि अपने आप में एक मिनी सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। यानी प्रत्येक उपग्रह पर अपना इकोसिस्टम है। अध्ययन के अनुसार जुपिटर ग्रह के चंद्रमाओं में वैज्ञानिकों को सब सरफेस लिक्विड ओसीन वोल्केनोज का पता चला है, जहां शायद किसी प्रकार का जीवन भी मौजूद हो सकता है। ये इतना विशाल काय है कि हमारे सौरमंडल में मौजूद दूसरे ग्रह, उनके मून्स, ड्वार्फ प्लैनेट और दूसरे सोलर बॉडीज इसके अंदर आसानी से समा जाएंगे। अपने इतने विशालकाय आकार की वजह से हमारे सौरमंडल के निर्माण और उसे शेप देने में सूर्य के बाद सबसे बड़ा हाथ जुपिटर ग्रह का ही रहा है। ऐसे में हम इस ग्रह के निर्माण, मून्स और उसके इवोल्यूशन का अध्ययन कर हमारे सौरमंडल के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। क्या कहता है जुपिटर ग्रह का पहला अध्ययन? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ जुपिटर प्लैनेट। जुपिटर ग्रह का सबसे पहला अध्ययन 1970 के दशक में लॉन्च किए गए पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जैसे मिशनों ने अपने फ्लाई बाय के दौरान किया था। फ्लाई बाय यानी इन उपग्रहों ने, इन सैटेलाइट्स ने इसके चक्कर नहीं लगाए थे। ये बस इसके करीब से गुजरते हुए इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। इन मिशनों ने जुपिटर ग्रह और उसके मून्स की कई रोचक तस्वीरें और जानकारियां वैज्ञानिकों को भेजी, जिसके जरिए वैज्ञानिकों को पहली बार इस ग्रह का इतनी करीबी से अध्ययन करने का मौका मिला। नासा गैलीलियो मिशन टू जुपिटर। इसके बाद 1989 में जुपिटर ग्रह और उसके मून्स का करीबी से अध्ययन करने के लिए गैलीलियो मिशन को लॉन्च किया गया। यह जुपिटर ग्रह पर भेजा गया पहला ऑर्बिटर मिशन था, जिसका मुख्य मकसद इस ग्रह के ऑर्बिट में रहकर इसका करीबी से अध्ययन करना था। करीब 6 सालों की लंबी यात्रा के बाद गैलीलियो मिशन सन 1995 में जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ और करीब 8 सालों तक इस ग्रह और इसके मून्स का अध्ययन करता रहा। इस मिशन ने जुपिटर ग्रह और उसके मून्स, यूरोपा के सरफेस ओसीन, आयो के वोल्केनोज और गैनीमेड के मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े कई खुलासे किए, जिसने इस मिनी सोलर सिस्टम को देखने का वैज्ञानिकों का नजरिया बदल दिया। और आखिरकार 2003 में इसे स्पेसक्राफ्ट का मिशन पूरा हो गया, जिसके बाद इसने जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर अपने आप को नष्ट कर लिया। पर इस मिशन द्वारा जुटाई गई जानकारियों ने वैज्ञानिकों के सामने जुपिटर ग्रह और इसके मून्स को लेकर कई और ढेर सारे सवाल खड़े कर दिए, जिनके जवाब ढूंढने के लिए हमें गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से भी ज्यादा एक ऐसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट की जरूरत थी, जिससे हम आधुनिक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरास मौजूद हों
जो कि जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रक्चर और इसके मून्स का और भी करीबी और विस्तार से अध्ययन कर सके। और यहीं से अस्तित्व में आया नासा का महत्वाकांक्षी जूनो मिशन। जूनो मिशन क्या है और क्या है इस मिशन की पूरी कहानी। न्यू फ्रंटियर्स मिशन के अंतर्गत 9 जून 2005 को जूनो मिशन को सेलेक्ट किया गया। पहले इस मिशन को 2009 में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन बजट की कमी के कारण इसकी लॉन्चिंग में 2 सालों की देरी हो गई। 2 साल के डिले के बाद आखिरकार जूनो स्पेस प्रोब को 5 अगस्त 2011 को एटलस V551 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। जूनो स्पेसक्राफ्ट का निर्माण लॉकहीड मार्टिन द्वारा किया गया था और इसे नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट का लॉन्च मास करीब 3625 किलोग्राम था। जूनो आउटर सोलर सिस्टम में जाने वाला पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसमें एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स का उपयोग किया गया है। इसमें 3 बड़े सोलर पैनल लगाए गए हैं। जूनो में लागू इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें 9 मेन इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं और वो 9 इंस्ट्रूमेंट हैं: माइक्रोवेव रेडियोमीटर, जोवियन इंफ्रारेड ऑरोरल मैपर, मैग्नेटोमीटर, ग्रेविटी साइंस, जोवियन ऑरोरल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट, जोवियन एनर्जेटिक पार्टिकल डिटेक्टर, रेडियो एंड प्लाज्मा वेव सेंसर, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ और जूनो कैम है। जूनो मिशन जर्नी टू जुपिटर। जूनो को जुपिटर ग्रह तक का सफर तय करने में 5 सालों का समय लग गया और यह स्पेसक्राफ्ट 5 जुलाई 2016 में करीब 2.8 बिलियन किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर आखिरकार जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक दाखिल हो गया। जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद अगस्त 2016 में जूनो ने जुपिटर ग्रह का अपना पहला फ्लाईबाय पूरा किया। फर्स्ट फ्लाईबाय के दौरान जुपिटर और जूनो के बीच फर्स्ट क्लोज अप्रोच भी हुआ, जिस दौरान इन दोनों के बीच की दूरी केवल 4200 किलोमीटर थी। अक्टूबर 2016 को जूनो के सेकंड क्लोज अप्रोच के दौरान इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, जिस कारण क्लोज अप्रोच के 13 घंटे पहले यह सेफ मोड में चला गया। प्लान के मुताबिक इसके सेकंड क्लोज अप्रोच के बाद जूनो के इंजन को फायर कर इसकी स्पीड को बढ़ाकर इसके ट्रेजेक्टरी को बदला जाना था। इसे सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद जूनो का ऑर्बिटल पीरियड 53 दिनों से घटकर सिर्फ 14 दिनों का रह जाता है। अगर यह सफल हो जाता तो जूनो स्पेसक्राफ्ट 20 महीने के अंदर जुपिटर ग्रह के 37 ऑर्बिटल फ्लाईबाय पूरा कर सकता था, लेकिन 19 अक्टूबर को इसके इंजन में आई गड़बड़ी की वजह से तय समय पर जूनो के मेन इंजन को फायर नहीं किया जा सका, जिसके चलते 14 दिनों के प्लान को कैंसिल कर 53 दिनों के प्लान को ही कंटिन्यू रखने का फैसला किया गया। जूनो स्पेसक्राफ्ट में आई तकनीकी खराबी के कारण 37 ऑर्बिट के बजाय 20 महीने के अंदर जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह की सिर्फ 12 ऑर्बिट को ही पूरा कर पाया। पर अच्छी बात यह रही कि एक्सट्रीम रेडिएशन और हैराश एनवायरनमेंट के बावजूद जूनो का सिस्टम और सभी इंस्ट्रूमेंट बेहतर स्थिति में थे, जिसको देखते हुए वैज्ञानिकों ने जूनो मिशन के लाइफ को जुलाई 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया। जूनो का बढ़ाया गया मिशन भी इस साल कंप्लीट हो चुका है। अब इसका फ्यूचर क्या है, ये जानने से पहले हम उन चीजों के बारे में जानते हैं जिसकी खोजें जूनो ने की है। जुपिटर ऑर्बिट में दाखिल होने के 1 महीने बाद ही जूनो ने जुपिटर के स्ट्राइप्स से जुड़ी एक दिलचस्प खोज की। इस खोज के अनुसार जुपिटर की पहचान बन चुके स्ट्राइप्स दरअसल जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में काफी दूर तक फैले हुए हैं। अगस्त महीने में जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर ग्रह के नॉर्थ पोल की पहली तस्वीर भेजी और साथ ही हमें पहली बार जुपिटर ग्रह के रिंग्स का इनसाइड व्यू भी देखने को मिला। जूनो मिशन ने पहली बार जुपिटर ग्रह में आने वाले ऑरोराज का करीबी से अध्ययन करने का मौका दिया, जिनसे हमें यह पता चला कि हमारे पृथ्वी ग्रह पर आने वाले ऑरोराज से काफी अलग होते हैं। साथ ही इसने पहली बार जुपिटर ग्रह के इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट किया, जो कि एक ऐतिहासिक खोज थी, क्योंकि हमने पहली बार पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की खोज की थी। इसके बाद इस मिशन ने जुपिटर ग्रह पर होने वाले लाइटनिंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियां वैज्ञानिकों को भेजी, जिससे इस फेनोमेना के बारे में वैज्ञानिक और बेहतर तरीके से अध्ययन कर सकें। इन सभी डिस्कवरीज के साथ ही जूनो ने जुपिटर ग्रह और उसके मून्स की कई शानदार तस्वीरें मिली, जिससे हमें धरती पर बैठे बैठे इस ग्रह
और उसके चंद्रमाओं का करीबी से अध्ययन करने का मौका मिला। जुलाई 2021 में जूनो का एक्सटेंडेड मिशन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद नासा ने जूनो मिशन का कार्यकाल सितंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके एक्सटेंडेड मिशन के अंतर्गत अब जूनो स्पेसक्राफ्ट का मुख्य मिशन जुपिटर ग्रह के इनर मून्स गैनीमेड, यूरोपा और आईओ के फ्लाईबाइज को अंजाम देना है और इसके बारे में जरूरी तस्वीरें और डेटा को इकट्ठा करना है। जूनो ने जुपिटर ग्रह के सबसे बड़े चांद गैनीमेड का फ्लाईबाई 7 जून 2021 को पूरा कर लिया है। इस फ्लाईबाई के दौरान गैनीमेड और जूनो के बीच क्लोजेस्ट अप्रोच की दूरी केवल 1038 किलोमीटर थी। गैनीमेड फ्लाईबाई के दौरान इस चांद की ग्रेविटी की वजह से जूनो का ऑर्बिटल पीरियड 53 दिनों से घटकर 43 दिन का हो चुका है। जूनो मिशन का भविष्य क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ जूनो मिशन? गैनीमेड मिशन के बाद जूनो यूरोपा मून के फ्लाईबाई को सितंबर 2022 तक अंजाम देगा। यूरोपा के फ्लाईबाई को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद इसका ऑर्बिटल पीरियड घटकर केवल 38 दिनों का रह जाएगा। इस फ्लाईबाई के दौरान यूरोपा और जूनो के बीच क्लोजेस्ट अप्रोच की दूरी सिर्फ 320 किलोमीटर रहने की संभावना है, यानी जूनो यूरोपा को 320 किलोमीटर दूर से ऑब्जर्व करेगा। यूरोपा के बाद सितंबर 2023 में जूनो आईओ मून के पहले फ्लाईबाई को पूरा करेगा और इन दोनों के बीच सेकेंड फ्लाईबाई फरवरी 2024 में पूरा होने की पूरी उम्मीद है। इस फ्लाईबाई के दौरान इन दोनों की क्लोजेस्ट अप्रोच 1500 किलोमीटर की होगी। आयु के फ्लाईबाई को पूरा करने के बाद जूनो का ऑर्बिटल पीरियड और कम होकर 33 दिनों का रह जाएगा। नासा ने जूनो मिशन कंप्लीट होने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का एक प्लान भी तैयार किया है, जिसके अनुसार मिशन कंप्लीट होने के बाद जूनो को डी ऑर्बिट कर इसे जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाएगा, जिससे यह स्पेसक्राफ्ट केवल कुछ मिनट में ही खुद को जलाकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हालांकि इस प्लान को 2018 में पहले मिशन के कंप्लीट होते ही लागू किया जाना था, लेकिन इस मिशन को 2 बार आगे बढ़ाया जा चुका है और फिर भी ऐसी उम्मीदें हैं कि 2025 में मिशन कंप्लीट होने के बाद जूनो को इस प्लान के तहत डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ऐसे में खत्म होने से पहले जूनो मिशन जुपिटर ग्रह और उसके मून से जुड़ी और भी कई दिलचस्प खुलासे कर सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।